आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजगढ़ में किसान आंदोलन में बीजेपी के और अन्य कार्यकर्ताओं की जमानत मंजूर। गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज की तीस्ता सीतलवाड़ा की जमानत अर्जी। मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए ट्रिगर ड्राइव आयोजित 244 इकाइयों को नोटिस, 4 निर्माण इकाइयों को सील। धरोई बांध का स्तर बढ़ गया है। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के कारण साबरमती नदी पानी में नया पानी भर आया। गुजरात के 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात, 30 घंटे में 10 लोगों की मौत। राजस्थान, बिहार समेत 13 राज्यों में अलर्ट। भजनपुरा चौक पर बड़ी कार्रवाई, मंदिर और दरगाह को हटाया गया। मौके पर तैनात पुलिस और सुरक्षा बल। गुजरात, बिहार और असम में बाढ़ से हाहाकार, हजारों लोगों का जीवन प्रभावित। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? क्या केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार के ड्राफ्ट पर करेगी विचार? ये थे अभी तक की बड़ी और अहम खबरें। अब समाचार विस्तार से। राजगढ़ में जीतू पटवारी के नेतृत्व में एक बड़ा किसान आंदोलन 2009 में हुआ था, जिसमें बीजेपी की सरकार ने विभिन्न धाराओं में उनके सहित अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसको लेकर उन्हें 1 वर्ष की सजा एवं 10,000 का जुर्माना लगाया गया था। इसके बाद माननीय न्यायालय ने उनकी जमानत मंजूर करते हुए अगले 30 दिनों में सजा के खिलाफ उच्च कोर्ट में अपील करने की छूट भी दी है। श्री पटवारी जी ने कहा, किसानों के हक की लड़ाई कांग्रेस पार्टी और वह सदा लड़ते आए और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी चुनिंदा उद्योगपतियों की पार्टी है। उन्हें आम लोग और किसानों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। किसानों के नाम पर शिवराज सिंह और मोदी जी दोनों ही झूठ बोलते आए हैं। चाहे किसानों की आमदनी 2 गुनी करने का झूठा वादा हो या 3 कृषि काले कानून लगाने की कुचेष्टा, चाहे अपने हक की आवाज उठाने वाले किसानों को मंदसौर में गोली से मारने का जघन्य कृत्य। मैं और मेरी कांग्रेस पार्टी सदा किसानों के हक की लड़ाई उनके साथ है। आने वाले चुनाव और शिवराज की सरकार को प्रदेश के किसानों और बेरोजगार युवा मिलकर हराने का मन में संकल्प ले चुके हैं। आज मुझे किसानों के हक में लड़ी लड़ाई के लिए बीजेपी सरकार ने सजा दिलवाने में कोई और कसर नहीं छोड़ी है। ये आने वाले चुनाव में उनकी सरकार की बौखलाहट को प्रदर्शित कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनादेश न्यूज, सूरत। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ा को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, तो वहीं गुजरात हाई कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ा की जमानत अर्जी खारिज की और इसके साथ ही उसे सरेंडर करने के आदेश भी दिए हैं। 2002 दंगों से संबंधित मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत खारिज कर दी है। मुंबई में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता को गुजरात हाई कोर्ट ने तुरंत सरेंडर करने को कहा। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट जाने के आदेश पर रोक लगाने के उनके वकीलों के अनुरोध को भी खारिज कर दिया है। 2002 के गुजरात दंगों में पीएम मोदी को क्लीन चिट मिलने के बाद सीतलवाड़ गलत तरीके से सबूत गढ़ने का मामला दर्ज हुआ था। इसमें आरोप था कि उन्होंने ऐसा पीएम मोदी को बदनाम करने और फंसाने के मकसद से किया है। गुजरात पुलिस ने तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद 25 जून 2022 को अरेस्ट भी किया था। गुजरात पुलिस के अरेस्ट करने और कई महीने जेल में बिताने के बाद तीस्ता सीतलवाड़ 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। तीस्ता के अलावा इस
मामले में उसके साथ सस्पेंड किए गए आईपीएस संजीव भट्ट और राज्य के पूर्व डीजीपी आरबी शिव कुमार भी है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे मच्छर जनित बीमारियों के मामले को रोकने के लिए अहमदाबाद में वेक्टर जनित रोग नियंत्रण शाखा द्वारा एक ट्रिगर ड्राइव का आयोजन किया गया है, जिसमें 224 इकाइयों की नोटिस भी जारी की गई है और 4 निर्माण इकाइयों को सील भी कर दिया गया है। अहमदाबाद में मच्छर जनित बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि के मामले को रोकने के लिए भारत सरकार के निर्णय को वर्ष 2023 तक मलेरिया मुक्त घोषित करने के लिए इंट्राडोमेस्टिक, पैराडोमेस्टिक फॉगिंग्स, आईआरएस, एंटी लार्वाल निर्माण स्थलों की जांच एवं आवश्यक आईसीसी एक्टिविटी जैसे सभी प्रकार के गहन रोग निवारण उपाय किए जा रहे हैं। चालू मानसून सीजन को देखते हुए विभाग की सभी कार्रवाई तेज कर दी गई है। शहर के सभी क्षेत्रों में हाल की बारिश में परिणाम स्वरूप जल स्तरों में वृद्धि हुई है और मच्छरों के प्रजनन के लिए अनुकूल वातावरण बना है। इसीलिए नगर निगम आयुक्त के निर्देशानुसार वेक्टर जनित रोग नियंत्रण शाखा की सभी गतिविधियों को एक अभियान के रूप में चलाने के लिए एएमसी के स्वास्थ्य विभाग ने नगर निगम, स्कूल बोर्ड, संपत्ति विभाग, कर विभाग, ठोस के समन्वय से अपशिष्ट प्रबंध विभाग ने 1 जुलाई को सभी क्षेत्रों में ट्रिगर ड्राइव आयोजित किया गया है। शहर में ट्रिगर ड्राइव के तहत सुबह से शाम तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा नगर निगम, स्कूल बोर्ड, संपदा विभाग, कर विभाग, ठोस अपशिष्ट प्रबंध विभाग के समन्वय से कार्य किया गया है। इसके अलावा स्कूलों में आईसीसी, शहर के सभी शहरी स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा गतिविधियां, निर्माण स्थलों की जांच और जागरूकता और कीटनाशकों के बारे में इंट्रोडोमेस्टिक और सामुदायिक जागरूकता और वाणिज्य इकाइयों की जांच की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने म्युनिसिपल स्कूल बोर्ड के समन्वय में सभी जोन के विभिन्न वार्डों के कुल 139 स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों और शिक्षकों को मच्छरों के प्रजनन और वेक्टर जनित बीमारियों से बचाव के उपायों पर विस्तृत जानकारी दी और लाइव प्रदर्शन किया। कुल 339 इकाइयों की जांच की गई है, वहीं 244 इकाइयों को नोटिस भी जारी किया गया है और कुल 15,93,500 रुपए का प्रशासनिक शुल्क वसूला गया है और 4 निर्माण इकाइयों को सील कर दिया गया है। गुजरात के धरोई बांध का स्तर बारिश के कारण बढ़ गया है। इसके साथ ही ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के कारण साबरमती नदी में नया पानी भी देखने को मिल रहा है। उत्तर गुजरात की बात करें तो बारिश का मौसम शनिवार शाम से थमा हुआ है। इसके अलावा सीमा क्षेत्र में बारिश के बाद साबरमती नदी में जल राजस्व में वृद्धि भी हुई है। उत्तरी गुजरात और उत्तरी राजस्थान क्षेत्र में बारिश का जमाव होने से स्थानीय नदियों में पानी बह रहा है। ओसिना और इसके ऊपरी इलाकों में भी शनिवार को काफी बारिश हुई, जिससे स्थानीय नदियों में नया नीर आ गया है। साबरमती नदी की सहायक नदियां सेई और पंडारी नदियों में ताजा पानी आने से जलाशय की आय में वृद्धि हुई। मानसून की दस्तक से धरोई बांध कोई पहले की राहत मिल चुकी है। रविवार को सुबह से ही संग्रह में नई आय की मात्रा बढ़ गई है। इससे पहले चक्रवात बिपरजॉय के प्रभाव से ऊपरी इलाकों में भारी बारिश से साबरमती नदी में पानी आ गया था। साबरमती नदी में नए जल प्रवाह के कारण धरोई बांध के जल राजस्व में गिरावट देखी गई थी। होल्डिंग्स के स्तर पे आंशिक वृद्धि हुई है, जिससे सुबह से ही लगातार महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्त हो रहा है। धरोई बांध में आधी रात के दौरान पानी का प्रवाह थोड़ा बढ़ा हुआ है, लेकिन सुबह करीब 5 बजे बांध में आमद 15,000 क्यूसेक के आसपास दर्ज हो गई है। धरोई में आय बढ़ने से किसान खुश है। जून माह में यही उल्लेखनीय वृद्धि के बाद अब जुलाई मास की शुरुआत भी हो गई है,
जलाशय में नए जल की आवक का असर बढ़ना शुरू हो गया है। फिलहाल धरोई बांध का लेवल 609 फीट तक पहुंच गया है, जो 1 जून को 605 फीट था। इस प्रकार एक माह में सतह में 4 फीट की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। धरोई बांध का खतरनाक स्तर 622 फीट है। रात करीब 2 बजे धरोई बांध पर 1666 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया था। दोपहर 3 बजे यह दोगुना 3472 क्यूसेक हो गया। हालांकि बाद में सुबह 5 बजे की अवधि के दौरान आय तुरंत 10 गुना बढ़ने लगी, यानी जल राजस्व सीधे 14,722 क्यूसेक तक पहुंच गया, जो ताजा खबरों के मुताबिक सुबह 5 बजे से 9 बजे तक ऐसे ही बना रहता है। धरोई जलाशय में मेहसाणा, साबरकांठा, बनासकांठा और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में वर्षा होती है। शनिवार और सुबह पेसीना और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई। अपस्ट्रीम सीमावर्ती क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश के कारण स्थानीय नदियों में जलप्लावन दिखाई दे रहा है। जो नदियां साबरमती नदी से मिल जाती है, उन्हें लेकर जल की आय बांध में दर्ज की जाती है। गुजरात में 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात, 30 घंटे में 10 लोगों की मौत। राजस्थान, बिहार समेत 13 राज्यों में अलर्ट। आईएमडी ने इस हफ्ते लगभग सभी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में बिहार समेत 13 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान भी बताया है। राज्य की बात करें तो गुजरात में पिछले 30 घंटे से बारिश के चलते 10 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के जूनागढ़, कच्छ, जामनगर, वलसाड़, मेहसाणा, सूरत और नवसारी जिले में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसा हालात बन गया है। यहाँ एसडीआरएफ और एयरफोर्स की रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन भी लगाया गया है। हिमाचल में पिछले एक हफ्ते में 24 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में एक ऑटो चालक की ड्रेनेज से गिरने की मौत हुई, यानी इन 3 राज्यों में 35 मौतें हो चुकी हैं। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पिछले 13 घंटों से बंद है। शनिवार को यहाँ 3 दिन में दूसरी बार लैंडस्लाइड हुआ था। इससे पहले 29 जून को भी लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ हाईवे 17 घंटे बंद रहा था। दिल्ली के भजनपुरा में रविवार सुबह अवैध मंदिर और अवैध दरगाह को हटाया गया। पहले दरगाह और फिर उसके बाद मंदिर को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। कोई विवाद न हो, उसके लिए पुलिस और सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। दिल्ली के भजनपुरा में रविवार सुबह बड़ी कार्रवाई की गई। यहाँ से अवैध मंदिर और अवैध दरगाह को हटाया गया है। इस दौरान भारी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। यहाँ से सबसे पहले दरगाह और फिर उसके बाद मंदिर को हटाने की कार्रवाई हुई है। जिस जगह पर ये कार्रवाई हुई उसे वजीराबाद रोड के नाम से जाना जाता है। इस मामले में डीसीपी नॉर्थ ईस्ट जॉय एंड तिर्की का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा, भजनपुरा चौक पर एक हनुमान मंदिर और सड़क के दूसरी तरफ एक मजार थी। दिल्ली की धार्मिक समिति ने फैसला लिया था कि इन दोनों को हटाया जाएगा, क्योंकि सड़क चौड़ा होना है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कुछ समय की मांग की थी। आज हमने सभी के साथ बातचीत कर दोनों स्ट्रक्चर को हटाया। इसमें से सभी का सहयोग मिला। भजनपुर इलाके में पीडब्ल्यूडी द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान में एक मंदिर और एक दरगाह को हटाने के दौरान भारी पुलिस का बल तैनात रहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए ड्रोन से निगरानी की गई। इस दौरान दिल्ली पुलिस के अलावा केंद्रीय बल के जवान भी पूरी तरह अलर्ट थे। पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह शांति बनाए रखें। दरअसल यह मजार बीच सड़क पर थी, जिसकी वजह से जाम लगता था। इसके नजदीकी हनुमान मंदिर भी था। बुलडोजर के जरिए दरगाह और मंदिर को शांतिपूर्वक हटा दिया गया। इस दौरान किसी तरह के विवाद की बात सामने नहीं आई है। गुजरात, बिहार और असम बाढ़ की चपेट में है। हजारों लोगों का जीवन बाढ़ की वजह से प्रभावित हुआ है। सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं और लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है और बाढ़ का संकट गहरा गया है।
इसमें गुजरात, असम और बिहार जैसे राज्य शामिल हैं। असम में बाढ़ की वजह से 43,000 से ज्यादा लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। वहीं बिहार में गंडक के उफान की वजह से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गुजरात में कई दिनों से भारी बारिश की वजह से लोगों के घरों तक पानी भर गया है। वलसाड़ में तो औरंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जूनागढ़ में भारी बारिश की वजह से चारों तरफ पानी भरा हुआ है। गुजरात में मूसलाधार बारिश हो रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस वजह से कई लोगों की जान भी गई है। जूनागढ़ में जामनगर तक लोग बारिश की वजह से काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उनके घरों में पानी भर चुका है। सड़कें पानी से लबालब भरी हुई है। आईएमडी ने संभावना जताई है कि अभी गुजरात को बारिश से कोई राहत नहीं मिलने वाली है और अभी भी जूनागढ़, जामनगर, वलसाड़ और सूरत में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। बिहार के भी कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। इसी वजह से यहाँ नदियों का जलस्तर बढ़ा है। कोसी, वाल्मीकि नगर और गोपालगंज में गंडक नदी की उफान में होने की वजह से लोग डरे हुए हैं। इसकी वजह से जो गांव थोड़ा नीचे बसा है उन पर बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। राज्य को अगले एक हफ्ते तक बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने बताया है कि राज्य में अगले एक हफ्ते तक बारिश होती रहेगी। सबसे बड़ा बाढ़ का असर असम में दिखाई दे रहा है। यहाँ बाढ़ की वजह से 43,000 से ज्यादा लोगों का जीवन प्रभावित है। इस बाढ़ की वजह से किसानों और मछुआरों को काफी नुकसान हुआ है। असम में बारपेटा जिले में सबसे ज्यादा लोग संकट में हैं। रिपोर्ट के अनुसार किसानों को उनकी फसल, भूमि और मछली पालन में बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले 5 दिनों में असम में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने बताया है। असम के कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? क्या केंद्र सरकार उत्तराखंड राज्य के ड्राफ्ट पर करेगी विचार? संविधान के अनुच्छेद 44 में नीति निर्देशक तत्वों के तहत कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का प्रयास करना चाहिए। विदेश दौरे से वापस आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर बयान दिया है। भोपाल में उन्होंने कहा कि एक घर में 2 कानून नहीं हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में संकेत मिलने के बाद इसका विरोध भी शुरू हो गया है। इसके तहत हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा। कानून का किसी धर्म विशेष से ताल्लुक नहीं होगा। अलग अलग धर्मों के प्रश्न लोग खत्म हो जाएंगे। शादी, तलाक और जमीन जायदाद के मामले में एक ही कानून चलेगा। धर्म के आधार पर किसी को भी विशेष लाभ नहीं मिलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र संविधान में दिखता है। संविधान के निर्माणों से यूनिफॉर्म सिविल कोड को नीति निर्देशक तत्वों के तहत भविष्य के एक लक्ष्य की तरह छोड़ दिया था। संविधान के अनुच्छेद 44 में नीति निर्देश तत्वों के तहत कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को सुरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन साथ ही अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि नीति निर्देश तत्वों का उद्देश्य लोगों के सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना। गौरतलब है कि नीति निर्देश तत्व सरकार की जिम्मेदारियों को दिखाते हैं, लेकिन इन पर अमल जरूरी है। लेकिन देर सवेर अमल हो सके तो बेहतर है। मौलिक अधिकारों की तरह इन लेकर न्यायालय में सरकार को चुनौती नहीं दी जा सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।